अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या हाल है? हाल अच्छा है, लेकिन मुल्क से जो रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं पर्टिकुलरली कोरोना वायरस से मुताल्लिक, उससे ऐसा लग रहा है कि हाल अच्छा नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट, तीसरी वेव के बाद आपको पता है हमारे यहाँ बड़ी तेज़ी से वैक्सीनेशन लगने का काम शुरू हुआ और कम से कम मुझे अपने हद तक तो ये यकीन था कि शायद अब ज़िंदगी नॉर्मलाइज होने की तरफ आएगी। मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग वैक्सीनेटेड और स्कूल्स भी बच्चों के चलते रहेंगे। लेकिन अब आपको पता है कि मेरे बच्चे का स्कूल 3 अगस्त से खुलना है और मैं बड़ा होपफुल था कि फ़िज़िकल स्कूल जाएंगे बच्चे, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक माहौल होता है, एक तरबियत होती है। लेकिन दोबारा से हम ही लोगों की बेहतियाती की वजह से ये सूरत हाल आ गई है कि सब कुछ बंद करना पड़ रहा है और हो लेकिन गया। अगर आप कंपैरिजन करें उन मुल्कों का जहां बहुत ज़्यादा आबादी जो है वो वैक्सीनेट हो गई है, तो वहाँ स्कूल्स खुल भी गए हैं और वहाँ बच्चे स्कूलों में भी जा रहे हैं। तो लिहाजा हम एक दूसरे को देख के ही सीखते हैं और ख़ासतौर पर कोविड का जो सिलसिला है और जो मामला है वो तो हम सारों ने एक दूसरे को दुनिया में ही इसी तरह ही सीखा है, बिकॉज इसका कोई प्रेसिडेंस था नहीं। ये पहली बार चीज़ हुई, पहली बार सारों को इसके साथ डील करना पड़ा है। तो स्कूल्स वगैरह का एब्सोल्युटली जहां अभी वैक्सीनेशन चल रही हैं और बिल्कुल उस मतलब 50% भी नहीं हुई ना, हम तो उस अगर पॉइंट पे अगर पहुंच जाए तो फिर भी वी कैन प्लान समथिंग फॉर द फ्यूचर, बट वी आर नॉट देयर येट एट ऑल। हम क्यों कह रहे हैं कि सूरत हाल बहुत संजीदा और बहुत ख़राब हो गई है? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नंबर्स जो इंडिकेट कर रहे हैं वो कुछ अच्छा नहीं है। 7.8% हो गई है ओवरऑल मुल्क में पॉजिटिविटी। कितने अफराद इंतकाल हुए हैं? 44 और जो रिपोर्टेड नंबर ऑफ केसेस हैं 4119 एक्चुअली, क्योंकि हम रोज ही आपको फिगर्स बता रहे होते हैं, तो ये फिगर 100% बढ़ रहा है। हाँ, मतलब बहुत अरसे में 4000 कहाँ, हम लोग तो लिटरली 1100 1200 1300 मतलब उतने पे ही हम रह गए थे। लेकिन अब बहुत ज़्यादा एकदम से नंबर्स जो हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो गए और इसीलिए आपको पता है कि सिंध में स्कूल्स बंद हैं, पंजाब में डोर टू डोर वैक्सीनेशन की बात हो रही है। सो ये सारे बड़े इस किस्म के स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं जो लेने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपको पता है कि डेल्टा वेरिएंट बहुत जल्दी से आग की तरह फैलता है। अच्छा, ये एक जगह है जिसका नाम इतना इंटरेस्टिंग है, बारबेडोस, की यहाँ नाम सुन के ही जाने का दिल चाह जाता है आपका। हाँ, मतलब ये वो कोस्टल, आपको पता है ना कि ये अभी मुझे ये डिटेल नहीं पता, लेकिन ये मुझे ज़रूर पता है कि कोस्ट है और वहाँ बहुत ही खुश लोग हैं और इतनी बड़ी उनकी इकॉनमी भी नहीं है, लेकिन क्रिकेट बड़ी वहाँ खेली जाती है। अच्छा, वील टॉक अबाउट दैट लेटर, बिकॉज एक सुबह तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक स्टेटमेंट खान साहब का आया है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, तो उसके बारे में हमने ज़रूर बात करनी है। तो माइट साउंड अ लिटिल आइसोलेटेड, लेकिन आपको बता देते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ख़वातीन जो मर्जी पहने, जो शख्स ज़्यादती करता है वो ही उसका जिम्मेदार है। हाँ, इससे पहले आपको पता है कि वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट्स जो आती रही हैं उसमें हम भी डिस्कशन करते रहे हैं। अब वज़ीर आज़म का कहना है कि वो स्टेटमेंट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट की जाती रही हैं। बेसिकली जो उन्होंने ताज़ा तरीन अपना एक इंटरनेशनल इदारे को, अमरीकी टीवी को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि ख़वातीन जो मर्जी पहने, जो शख्स ज़्यादती करता है, रेप करता है, वही उसका जिम्मेदार है। साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनना लें। ऑलराइट, जनाब वज़ीर आज़म का ताज़ा इंटरव्यू, इससे पहले आपको याद है जिसमें उन्होंने वो बात की थी कि अगर ख़वातीन प्रोवोकेटिव कपड़े पहनेंगी तो हमारे तो मर्द रोबोट्स नहीं हैं, उन पे वो सारी चीज़ें असरअंदाज होंगी और उसकी वजह से प्रॉबली सेक्स क्राइम्स बढ़ रहे हैं। अभी भी उन्होंने कहा कि उस वक्त तो पाकिस्तानी माशरे की बात कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इसकी क्लैरिटी देते हुए कहा है कि ख़वातीन जो मर्ज़ी पहने, जो शख्स रेप करता है वही उसका ज़िम्मेदार है। और पर्दे का लफ्ज़ उन्होंने कहा कि सिर्फ ख़वातीन के लिबास के लिए नहीं, ये मर्दों के लिए भी उतना ही इस्तेमाल किया गया था उनकी तरफ से, ताकि सोसाइटी में टेम्पटेशन को कंट्रोल किया जा सके। सो दिस वाज द लेटेस्ट दैट वी थॉट वी शुड शेयर विद यू। इस इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने और भी बहुत सी अहम बातें कही हैं। जियो न्यूज़ इज़ गोना कीप यू पोस्टेड अबाउट दैट, बट अभी जो है हम बढ़ेंगे आगे और नूर केस की पेशरफ्त के बारे में ये सिर्फ नूर केस एक केस है जिसको हम नूर केस कह रहे हैं, इसके इर्द और बहुत से केसेस हैं। एक्चुअली आई विश कि सिर्फ एक आइसोलेटेड केस आया होता और जिसने कौम को हिला के रख दिया होता। हिले हम इसलिए हुए हैं क्योंकि ये केसेस जो हैं ये ख़त्म ही नहीं हो रहे। ये रोज़ की तरह एक नई चीज़ सुनने में आती है, विच टेल्स यू कि कितने ज़्यादा हैं ये केसेस। अभी आपको ज़रा अपडेट्स भी दे दें साथ साथ। नूर कत्ल केस के बाद खौफनाक वाक़यात का सिलसिला थमा नहीं। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, पिंडी में दरिंदगी का एक और वाक़या सामने आ गया। रावलपिंडी के नवाही इलाके चौंतरा में गदागर खातून से ज़्यादती और
और बच्चे को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मौत और जिंदगी की कशमकश में मुब्तला मुतासरा खातून भी दम तोड़ गई है और मुलजिम वाक़े के बाद फरार हो गया था। हाउ कन्वीनियंट इज़ दैट ना, क्योंकि इनको पता होता है कि शायद पकड़े जाएं, बट ज़्यादा चांसेस हैं कि नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन ये पकड़ा गया है। पुलिस ने मुलजिम को ढूंढने के लिए आवाम से मदद मांगी तो मुलजिम ने डर कर खुद गिरफ्तारी दे दी। इसलिए मज़ीद तफ्तीश अभी जारी है। उधर नूर मुकद्दम कत्ल केस की तहकीकात में भी पेशरफ जारी हैं। मुलजिम के मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड और CCTV फुटेज की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। फुटेज में मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को मकतूला नूर मुकद्दम को घसीटते हुए देखा जा सकता है। अमरीका और बरतानिया में मुलजिम के क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए फिंगरप्रिंट्स सफारत खाने भिजवा दिए गए हैं। मुलजिम ने नूर मुकद्दम को यरगमाल बनाकर 7 लाख रुपए घर से मंगवाने का कहा था। कत्ल से एक दिन कबल नूर मुकद्दम ने ड्राइवर से 3 लाख रुपए ज़ाहिर के घर मंगवाए थे और मुलजिम की निशानदही पर रकम बरामद भी कर ली गई है। अच्छा, ये बात समझने वाली है। बिल्कुल, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अयाज अकबर यूसुफजई हमारे साथ हैं। अयाज, ये नई चीज़ें रोज़ जो निकल रही हैं, पुलिस को जब मोबाइल फ़ोन मिला है ज़ाहिर का, साथ साथ ये बातें भी हो रही हैं कोई रैंसम मनी भी थी। अगर रैंसम मनी थी तो इसका मतलब ये है ड्राइवर नूर से राब्ते में था, तो ड्राइवर को पता था कि नूर इधर है। थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई, आप क्लैरिटी दीजिए। और ड्राइवर ने क्यों नहीं बताया कि जब नूर ने उनसे पैसे मंगवाए हैं कि नूर बीबी ने पैसे मंगवाए हैं उस घर में? देखिए, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। इसमें जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है अब्दुल्ला हुमा, तो अपडेट्स आ भी रही हैं और ये कलियां खुलती जा रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पहले दिन तो सिर्फ यही सामने आया था कि मर्डर हुआ है, उसके पीछे अवामिल क्या थे, उसके पीछे प्लानिंग क्या थी। तमाम चीज़ें अब आस्ते आस्ते जैसे जैसे तफ्तीश बढ़ रही है और जो रिकॉर्ड्स हमारे पास भी आ रहे हैं, पुलिस के पास भी आ रहे हैं, तो चीज़ें काफ़ी क्लियर होती जा रही हैं। जहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन मैं अगर एड्रेस करूँ कि पैसे क्यों मंगवाए थे और कैसे मंगवाए थे, इसको हम रिपोर्ट भी कर चुके हैं कि जैसे ही नूर जिस दिन अपने घर से आती है, उसके बाद अगले दिन सुबह सवेरे वो पहली कॉल किसी को नहीं करती, सिर्फ अपने ड्राइवर को कॉल करती है और ड्राइवर को ये कहती है कि मुझे फौरी तौर पर 7 लाख रुपए चाहिए। ड्राइवर का नाम खलील है और खलील ने जब ये कॉल अटेंड की तो उसने कहा जी मेरे पास 7 लाख रुपए कहाँ से मैं लाऊंगा। तो उसने कहा जी आपने 7 लाख रुपए भी लाने हैं और आपने घर में किसी को बताना भी नहीं है। जिस पर जो हमने रिकॉर्ड चेक किया उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट एक दूसरे से कॉल्स हुई हैं। कभी ड्राइवर कॉल कर रहा है और कभी जो है वो नूर मुकद्दम ड्राइवर को कॉल कर रही है। इसमें कोई पैनिक सी सिचुएशन सामने आ रही है। यूँ लग रहा था कि शायद नूर मुकद्दम काफ़ी प्रेशर में थी या काफ़ी दबाव में थी या उसको इतना डराया गया था कि ये बताइएगा अयाज, यहाँ पे बस एक चीज़ इस्टेब्लिश कर दीजिएगा इसी बात को कंटिन्यू करते हुए कि नूर कब से इस शख्स की कैद में थी या कब से उसने हब्से बिजा में रखा? ये ड्यूरेशन कितनी बनती है? ये 1 दिन बनती है, 1.5 दिन बनती है, 2 दिन बनती है? हाउ लॉन्ग वाज इट? देखिए जी, जिस दिन ये 18 तारीख की रात को 9:15 पे नूर अपने घर से निकलती है और तकरीबन 9:46 पर वो इस सफा कातिल के घर पे पहुंचती है। तो आप ये देख लें कि और मर्डर होता है तकरीबन कोई 20 तारीख की शाम को। तो ये ड्यूरेशन आप देख लें कि ये तकरीबन 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बनता है। ये मैं वो बात कर रहा हूँ हुमा अब्दुल्ला जो रिकॉर्ड के मुताबिक है, जो CDR रिकॉर्ड जिसको आप कह सकते हैं या जो कॉल रिकॉर्ड है या मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड है उस, क्योंकि अब नूर इस दुनिया में नहीं रही तो आपको पता है कि जब पुलिस तफ्तीश करती है या इवन अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहा हो तो फैक्ट एंड फिगर से बात की जाती है। नूर जो अपने घर से निकलती है वो तकरीबन 9:05 पे निकलती है और 9:46 पर आखिरी कॉल रिकॉर्ड जो है वो लोकेशन वो इसी सफाक कातिल के घर की आ रही है। उसके बाद सुबह सवेरे सबसे पहली कॉल जो जाती है वो इसी ड्राइवर खलील को जाती है जिससे पैसों का तकाजा किया जाता है। तो उसके बाद ड्राइवर खलील कहता है जी मैं 7 लाख रुपया नहीं दे सकता, कहाँ से लाऊंगा मुझे बताओ, और घर में भी नहीं बताना। वो भी इस कैफियत में बड़ा परेशानी के आलम में इधर उधर मदद मांगता रहा। 7 से 5 लाख हुए, उसके बाद 3 लाख पे बात हुई ड्राइवर के मुताबिक जिससे हमारी बात भी हुई है। ड्राइवर ने कहा कि मेरा एक दोस्त जाने वाला था जिसका कोई कारोबार है छोटा मोटा, उसको एक दिन के लिए हमने, क्योंकि मुझे नूर ने कहा था कि तुम पैसे ले आओ मैं तुम्हें शाम तक वापस कर दूंगी, क्योंकि ड्राइवर के मुताबिक 8 से 9 साल इस ड्राइवर को इन फैमिली के साथ हुए थे। तो वो ये कह रहा था कि मैंने कहा चलो शाम तक मिल जाएंगे और 3 लाख रुपया इस जैसी फैमिली के लिए जो वेल ऑफ फैमिली है उनके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो उसने इंतजाम किया और जिस शख्स ने 3 लाख रुपया इस खलील ड्राइवर को दिया उसी शख्स के हमरा वो इसी घर में पहुंचा जो लोकेशन बताई गई थी F74 की, इसी घर के बाहर आता है। तो जब ड्राइवर कॉल करता है नूर को तो नूर कहती है मैं बाहर नहीं आ सकती, तुम इस बार आदमी को पैसे दे दो जो गार्ड है, खानसामा है इफ्तिखार, क्योंकि 2 ही लोग थे, एक गार्ड है खानसामा उसको घर में मौजूद थे।
तो वो कहता है नहीं 3 लाख रुपया मैं ऐसे कैसे दे दूं, ऐसा ना हो ये बंदा आपको दे ना खा जाए। क्योंकि ड्राइवर को थोड़ा सा कुछ शक जरूर हो रहा था, लेकिन क्योंकि नूर शायद जिसने प्रेशर में थी, या क्योंकि उस वक्त जैसे हमने रिपोर्ट किया वहाँ पिस्टल मौजूद था, चाकू मौजूद था, बाकी कुछ चीजें भी थी, तो नूर को शायद इतना डरा दिया गया था कि वो सिचुएशन बता नहीं पा रही थी। और ड्राइवर, आपको पता है कि ड्राइवर का क्या आईक्यू लेवल होगा, या वो ऐसी इंडिकेशंस को समझ सकता होगा। अगर कोई हो सकता है अपनी फैमिली से बात कर रहा हो, प्रॉब्ली वो इसलिए भी बाहर ना आ रही है। एग्जैक्टली अब्दुल्ला, जो इसमें मेन एलिमेंट है ना, जो उसको जब अगवा मगवी बनाया गया या दबाव में डाला गया या गन पॉइंट के ऊपर उससे कॉल्स करवाई गई, यही अभी तक तफ्तीश के अंदर देखें यही चीजें सामने आ रही है कि पैसे का मंगवाना और वहां पे इस किस्म की चीजें मिलना साफ इंडिकेशन है कि उसको इतने प्रेशर में डाला गया, उसको डराया गया। अच्छा, मुल्जिम से जो इब्तिदाई तफ्तीश हुई है, कुछ पता लगा है कि उसने क्यों पैसे मंगवाए थे? वो तो खुद एक अरबपति खानदान का बेटा है, उसने 7 लाख रुपए क्या किया? अब्दुल्ला, कुछ लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी उसने मुंह खोल दिया, और ये इस सफाक शख्स ने आज 7वां दिन है, इसने कोई 107 स्टेटमेंट्स चेंज किए हैं। कभी कहता है जी इसने मेरी चीजें चोरी की, कभी कहती है कि इसने मेरे से बेवफाई की, कभी कहते हैं मैं अमेरिका जा रहा था इसने मुझे रोक लिया। तो इसकी स्टेटमेंट ये एक कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहा है जो इसकी उस प्रीवियस हिस्ट्री के साथ मैच नहीं कर रही। इसने पैसे क्यों मंगवाए थे, जो परसेप्शन नजर आ रही है, क्योंकि हमने जब इसके ऊपर काम किया तो इसका जो कंडक्ट था या इसका जो प्रीवियस माजी था, जो ये यूके में गन करता रहा, जो यूएसए में गन करता रहा, इसके पेरेंट्स ने इससे पैसों से हाथ खींच दिया था, क्योंकि ये अयाश आदमी था, नशे भी करते था और भी पार्टीज में भी जाता था। तो आपको पता है इस किस्म की चीजों के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो ये भी हो सकता है कि इसने एक तो टिकट खरीदा था, उसकी इसने पेमेंट करनी थी, जो उसने अमेरिका जाना था। बहुत शुक्रिया अयाज, वी आर गोइंग टू मेक सेंस ऑफ जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है, बिकॉज बात ये है कि रोज एक नई इन्फॉर्मेशन भी आ रही होती है। जैसे कि अब ये बात दिमाग में बैठ गई है कि वो उस शख्स ने 3 लाख रुपए क्यों मंगवाए होंगे, और बल्कि सवाल तो ये भी बनता है कि वो पैसे रिकवर हुए हैं कि नहीं है, ताकि ये पता चले। हो गए रिकवर, देयर यू गो। बहुत सी चीज़ें जो है सामने आनी है, और ये जिस तरह अयाज बता रहे थे ना कि वो शख्स जो है जाहिर वो अपना स्टेटमेंट चेंज करता रहता है, ही इज नॉट इन हिज सेंसेस हिमसेल्फ। वो चेंज इसलिए कर रहे हैं कि कुछ भी चल पड़े, अच्छा, उसके कि उसको बेनिफिट करने के लिए कोई भी स्टेटमेंट शुड वर्क, ऑल्दो इतनी वेरिड स्टेटमेंट्स आर ऑल गोइंग टू गो अगेंस्ट हिम एनीवे। जाहिर है माँ बाप तो नहीं चाहते कि उनके बच्चे इस तरह बड़े होकर कातिल बन जाए, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फॉल्ट ना मुझे पेरेंटिंग का नजर आता है इस केस में पर्टिकुलरली। मतलब आप अपने ड्राइवर से पैसे मंगवा रहे हैं और बहुत से और सवालात भी होते हैं, लेकिन वी एक्चुअली हैव अनदर गेस्ट वेटिंग फॉर अस। मंगवा रहे हैं, और वो जो जाहिर की फैमिली है, आपका इतना पैसा, इतनी एजुकेशन, इतने आपके थेरेपी वर्क्स किस काम के जब आपका बेटा ये हरकतें कर रहा है? बहुत से और पहलू हैं अब्दुल्ला, ऑब्वियसली। आई थिंक हम आगे बढ़ते हैं। और पिंडी वाला केस जो नसीम बीबी का केस है, वो भी बहुत ही अफसोसनाक, और उसकी तो आपको पता है कि वीडियो भी एक वायरल हुई थी, जहां शुरू में जब मैंने वो वीडियो देखी थी कि एक खातून डेविस्टेटेड हालत में बस बैठी हुई है और उससे बात की जा रही है, तो उसको देख के ही पता चल रहा था कि इसके साथ बहुत कोई बड़ा, ये वाली वीडियो कि बहुत ही कोई बड़ा हादसा हुआ है। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद शी लॉस्ट हर लाइफ एज वेल, और साथ एक बच्चा भी है। एहसन यूनुस साहब CPO पिंडी हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। एहसन साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि ये वाकया क्या हुआ, क्योंकि इसकी भी इतनी क्लैरिटी नहीं है, और पुलिस तक इसकी खबर कैसे पहुंची, और फिर मुल्जिम तक पुलिस पहुंचने में इतना वक्त क्यों लग गया? इनफैक्ट मुल्जिम भी पुलिस तक पहुंच गया। नहीं, वो खुद ही आया ना मुल्जिम तो। जी एहसन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस अंदोनाक वाक़े के बारे में जो मालूमात हैं वो आपसे शेयर कर सकूँ। अब जाहिर है कि अभी तफ्तीश अपने इब्तदाई मराहिल में है, और जो हमारे पास जो इब्तदाई एविडेंस है उसके मुताबिक इस इंसान ने ना सिर्फ नसीम बीबी बल्कि उसके 14 माह के बच्चे गुलफाम यूसुफ को भी ना सिर्फ बेदर्दी से कत्ल किया, बल्कि कत्ल से पहले नसीम बीबी से ज़्यादती भी की। ये वाक़या है, और इसके जो मुहरकात हैं वो मासवाए इस बात के कि ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद को दुरुस्त समझना, या ख़वातीन को अपने एक राइट में समझना, उनको एक पोजेशन समझना, ये एक जहनीत है। बाकी मुहरकात या जो उसकी वजूहात हैं वो उस पर हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं, वो जो सामने आएंगी उसकी हम तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। इस वाक़े की खबर पुलिस तक लोकल लोगों ने भी पहुँचाई, और जो नसीम बीबी की बहन है शमीम, जिन्होंने जो हमारे इस मुकदमे की कंप्लेनेंट भी हैं, उन्होंने भी पहुँचाई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा एहसन साहब कि हालिया चंद दिनों में ख़वातीन के ख़िलाफ़ इस तरह के कई जराइम सामने आए हैं। नए क़वानीन बनने के बावजूद भी
हमें तो ऐसा लग रहा है कि सिलसिला प्रॉब्ली माशरे में बढ़ रहा है। इस सिलसिले में पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन माशरे को भी सर्टनली करना होगा। आप लोग खुद आपस में डिस्कशन किए कि किस तरह की रिफॉर्म्स लाई जाएं, किस तरह से जो केस है उसको इतना मजबूत बनाया जाए कि वाकई डिटरेंस क्रिएट हो और सजाएं हों। देखिए जी, मैं ये भी समझता हूँ कि वाक़यात की रिपोर्टिंग में भी इजाफा है, लेकिन एक ओवरऑल माशरे की बेदारी भी हो रही है इस सिलसिले में। जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद, चाहे वो जिनसी तशद्दुद हो, चाहे वो जिस्मानी तशद्दुद हो, इस तरह बच्चों के ख़िलाफ़ भी जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद दोनों के ख़िलाफ़ मेरे ख़्याल में माशरे में एक वाज़िया बेदारी है। और अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखेंगे, प्रिंट मीडिया में देखेंगे, तो ये लीड स्टोरी रही है। और ये इस बात की अक्कासी है कि एज अ माशरा हम इस घिनौने एक्ट की ना सिर्फ मजम्मत करते हैं, बल्कि उसके ख़िलाफ़ हम एक्शन भी लेना चाहते हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, और आपने देखा है कि पिछले 1-1.5 साल में पंजाब पुलिस ने बिलअमूम और रावलपिंडी पुलिस ने उस पॉलिसी को ना सिर्फ इम्प्लीमेंट किया है कि ख़वातीन और बच्चों के ऊपर तशद्दुद किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, और इसमें मेजर कैपिटल पनिशमेंट्स रावलपिंडी में पिछले 1 साल में हुई हैं। अच्छा एहसन यूनुस साहब, आप बेदारी की भी बात कर रहे हैं, अवेकनिंग और ऑब्वियसली एक अवेयरनेस की भी बात हो रही है, लेकिन ख़वातीन से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ जराइम से मुताल्लिक़ पुलिस से एक आम शिकायत है, एंड आई एम सॉरी लेकिन हमें ये करनी है और आपसे पूछनी भी है, ख़वातीन की रिपोर्ट्स को सीरियस नहीं लिया जाता। तो एक ये बात हो रही है, और केस को विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है थ्रू एक्शंस, थ्रू वर्ड्स, बातों में एक तासुर ये मिलता है। तो क्या इस रवैये के हवाले से आप क्या कहेंगे, इसमें तब्दीली की ज़रूरत है या नहीं? मैं इस सवाल के बारे में मेरा ये ख्याल है कि इसमें भी अब एक रवैये में तब्दीली वाज़िया है। आप देख लीजिए, रावलपिंडी पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पहली पुलिस है जिसने हैरेसमेंट रिपोर्टिंग यूनिट कायम किया, जहां पे ख़वातीन सिर्फ एक फ़ोन पे ही अपनी हैरेसमेंट रिपोर्ट करें, बगैर आए रावलपिंडी पुलिस खुद उस मुल्ज़िम तक पहुंचती है। तो ये एक कोशिश है, और इसमें हमारी काफ़ी सारे लोगों के तकरीबन एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस है हमारी ख़वातीन का, और सोसाइटी इसको ओवरऑल तौर पे इसको ओन कर रही है, और ये इस तरह के इनिशिएटिव बाकी जगह भी रेप्लिकेट हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस रवैये में अल्हम्दुलिल्लाह एक वाज़िया तब्दीली है, और ख़वातीन के न सिर्फ बात को बल्कि उनके ख़िलाफ़ जराइम को भी इंतहाई सीरियसली लिया जा रहा है। और इस सिलसिले में एक सोसाइटी का भी एक मुकम्मल ओनरशिप आ गई है इस बात के ख़िलाफ़ कि हमने ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं करना। तो मेरे ख्याल में इसमें बेहतरी आ रही है। ये जो आपने विक्टिम ब्लेमिंग की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी पुलिस की तरफ से, उनके किसी अफसर की तरफ से या किसी और तरीके से कोई विक्टिम ब्लेमिंग नहीं की गई। किसी सफाक कातिल को हम कोई कवर नहीं दे रहे। कोई लॉजिक उसकी काबिल कबूल नहीं है कि आप जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद करें एक खातून पर, उसके बच्चे को, उसकी कोई दुनिया में वजह कबूल नहीं की जा सकती। सो देयर इज़ नो विक्टिम ब्लेमिंग इवन इन दिस केस। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस फ्रेम ऑफ माइंड से हम बाहर आ रहे हैं कि हम इस तशद्दुद को उसके सही तनाज़र में देखें, ना कि उसको विक्टिम ब्लेमिंग करें। शुक्रिया जी, थैंक यू एहसन यूनुस साहब। और अच्छा लगा आपकी बात भी सुन के कि किस तरह रवैये बदल रहे हैं, और किस तरह आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक यूनिट जो है ख़वातीन की हरासमेंट के हवाले से वो कायम भी किया है, और दिस नीड्स टू बी रेप्लिकेटेड ऑल ओवर द कंट्री। बड़े शहरों में नहीं, सिर्फ छोटे छोटे शहर जो हैं वहाँ भी, जहाँ पुलिस स्टेशन हो, जहाँ पुलिस का कोई अड्डा हो, वहाँ ख़वातीन के लिए स्पेशल एक यूनिट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी हो चुका है। और ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कमिश्नर गुजरावाला का कुत्ता मिला कि नहीं मिला, गुम गया था, बड़ा मसला। ये बड़ी सीरियस, आपने बड़ी सीरियस लुक बनाई हुई, बताऊंगा आपको। और सियालकोट के ज़मीनी इंतखाब की बात करेंगे। ज़मीनी इंतखाब का एक और दंगल आज सियालकोट में जनाब सज रहा है, और पंजाब असम्बली के हल्का PP 38 की नशिस्त है। मुस्लिम लीग नून के चौधरी अख्तर सुबहानी के इंतकाल के बाद से खाली हुई थी। ज़मीनी इंतखाब में कुल 8 उम्मीदवार हैं मैदान में, और मुस्लिम लीग नून के तारिक सुबहानी और तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम बरियार के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्को की जा रही है। हल्के में कायम तमाम 165 पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त किए गए हैं। और आपको बताएं कि समाजी फासले और SOPs पर अमल करने के हवाले से भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। अब उनको कोई फॉलो करे या ना करे, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन आज पोल्स हैं गुजरांवाला में। अब इसी की हम
हाँ सियालकोट में एग्जैक्टली आपने सियालकोट ही कहा था। आई थॉट आई वाज करेक्टिंग यू। गुजरांवाला में कुत्ता गुमा हुआ इसलिए हम जरा कंफ्यूज हुए थे क्योंकि हम अभी तक उस कुत्ते को ढूंढ रहे हैं। बट एनीवे लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन सियालकोट और उमर एजाज हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सियालकोट में मौजूद हैं। उमर बताइएगा क्या तैयारियां हैं और कोई अभी तक आना शुरू हुआ है? अभी तो 9:40 हो रहे हैं, तो पोलिंग का अमल स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल, पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू हो गया था। बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी अहम बात है कि यहाँ पर गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम की ख़राबी के बावजूद यहाँ पर टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ख़वातीन मर्द जो है वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए अपने अपने पोलिंग स्टेशन की जानिब रवा दवा हैं। जैसा कि आप फुटेज में देख रहे हैं कि काफ़ी गहमा गहमी है, काफ़ी हब्स भी है। बारिश का जब शुरू होती है तो मौसम कुछ बेहतर हो जाता है, बारिश बंद होने के फौरी बाद ही हब्स का जो है वो उस जो समा जो है वो सामने आ जाता है, हब्स काफ़ी ज़्यादा होती है। और दूसरी इससे अहम बात यह है कि माजूर अफराद भी जो है वो इस मौसम इसकी ख़राबी के बावजूद अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर जो है वो वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे हुए हैं। मेरे साथ एक नबीना नौजवान मौजूद है, अली एहतशाम। अगर मेरे कैमरामैन शहजाद आपको दिखाएँ तो अली एहतशाम मेरे साथ मौजूद है, इनसे पहले बात कर लेते हैं। अली बताइएगा आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं इसी गाँव का रहने वाला हूँ। तो क्या करने हैं यहाँ पे? जी वोट डालने के लिए आए हैं। तो मौसम तो बड़ा ख़राब है, तो इसके बावजूद आप वोट डालेंगे? जी थोड़ा बताएंगे हमें मज़ीद इस हवाले से, क्या आप सोच कर रहे हैं? जी हमारे जो गांव के जो चौधरी लोग हैं इनसे हमारा बहुत प्यारे इस्लाम आ चुके हैं इनसे। ठीक है, तो क्या आप उम्मीद रखते हैं कि जो जिसको भी आपने वोट डाला है जी उसे आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो अगर जीत जाते हैं तो इस इलाके के लिए, इस हल्के के लिए उनको क्या क्या काम करने चाहिए? जी सबसे पहले तो ये जो रोड्स हमारे ख़राब हैं ये पहले तामीर होने चाहिए, बाकी सब देखेंगे बाद में। और क्या इस हल्के के मसाइल हैं जो आप समझते हैं? आप इतने ख़राब मौसम में आए हैं इस उम्मीद के साथ कि जिसको आप वोट डालने आए हैं उस पर आप उम्मीदें लगाए बैठे हैं, क्या क्या और मसाइल हैं इस इलाके के, वो ज़रा बताइएगा। देखिए जो मसाइल तो पहले ये हैं कि जब ये बारिश होती है तो यहाँ जो लाइट बहुत जाती जल्दी से। अब ये बारिश बहुत दूर होती है लेकिन लाइट पड़ जाती है, तो मेरा ये माना कि जब बारिश आती है तो लाइट हर वक्त। और राइट जनाब, लाइट का मसला तो है और सड़कें भी बनवाना चाहते हैं वहाँ के लोग। बहुत शुक्रिया उमर एजाज, हमें अपडेट कर रहे थे सियालकोट से जहाँ पर आज ज़िमनी इंतखाब का मार्का है। और लेट्स सी पीटीआई और मुस्लिम लीग नून में पंजाब में आपको पता है यही दो रिवायती हरीफ हैं। लेकिन क्या ही बात हो, अगर जब कैंपेनिंग होती है या फिर लोग जब वोट कास्ट कर रहे होते हैं तो ये ज़रूर देखें कि कौन हमारे मसलों के बारे में बात कर रहा है। वरना आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में जो हमने इलेक्शनियरिंग देखी है, कैंपेनिंग देखी है, उसमें मुझे ये नहीं लग रहा था एट ऑल, ये फील नहीं हुआ था कि कोई उनके लिए काम करने आ रहा है। जो साहब है ना वो विस्पर कर रहे थे उस लड़के के कानों में, तो किसी से प्यार करें ज़रूर करें लेकिन इस बेसिस पे करें कि वो आपके इलाके की बेहतरी के लिए काम करेगा। उसकी बरादरी क्या है, वो इलाके का चौधरी है या वहाँ का सरपंच है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ना उससे प्यार करें और ना उसके कहने पे वोट डालें। अपने इलाके के बारे में सोचें, अपने मसाइल के बारे में सोचें, मतलब अपनी ज़ात बिरादरी से बालातर होकर वोट डालें। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन एंड चेंज पेस अ लिटिल बिट और थोड़ी सी स्टोरी ही बदल देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। हालांकि उसमें भी कोई हमारे हालात इतने कोई प्रीवियसली अच्छे नहीं रहे, रिसेंटली अच्छे नहीं रहे। आपको बताएं कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम से बुरी तरह हारने के बाद पाकिस्तान वेस्ट इंडियन टीम के खिलाफ मैदान में उतरने को तैयार है और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज़ का पहला मैच आज ब्रिजटाउन बारबेडोस में खेला जाएगा और वेस्ट इंडियन टीम के अमले के 2 अफराद का टेस्ट जो है कोविड टेस्ट, वो मुस्बत आने के बाद 5 T20 मैचेस की सीरीज़ को 4 मैचेस तक महदूद कर दिया गया। लेकिन वो लोग किधर गए जो 2 ऑफिशियल्स थे? वैसे जब भी मुखालिफ टीम में कोई कोविड टेस्ट आते हैं उसमें कोई रिप्लेसमेंट होती है तो हमें तो पिछले टूर बहुत भारी पड़ा है इस तरह। वो जो पूरी टीम ही बदल गई थी और उसके बाद उन्होंने हमारी तबीयत सही से साफ की, हमें ना चकमा दिया थोड़ा। हाँ। हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे और हुआ कुछ और हमारे साथ। बट एनीवे फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। अभी हम बात करते हैं, आकिब जावेद हमारे साथ हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। अच्छा आकिब, हाउ आर यू? और इंग्लैंड से बुरी तरह जी हारने के बाद अब पाकिस्तान के सामने है वेस्ट इंडियन का चैलेंज जो T20 आलमी चैंपियन भी है और अभी ऑस्ट्रेलिया को हराकर बहुत पुरएतमाद भी हैं, बड़े कॉन्फिडेंट है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये चैलेंज इंग्लैंड से ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकता है? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान ने जो इंग्लैंड में क्रिकेट खेली
definitely beating England in England is always tough, but we had already established कि हमारा वहाँ पे रिकॉर्ड बहुत अच्छा हुआ है, बट वो टीमें थी जहाँ बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारा एक्सपीरियंस होता था. इस यंग टीम और एक बिखरी हुई टीम, हार्ड टू वर्क में हमें लगता है कि पता नहीं हमारी टीम कौन सी होगी, सिवाय 4-5 प्लेयर्स की हमें तो पता ही नहीं है कौन खेलता है कौन नहीं खेलता. बट आई थिंक रिलेटिंग टू वेस्ट इंडीज नो डाउट वाइट बॉल की एक बहुत डेंजरस टीम है. Over the period of time they have like a blend of young and senior players. काफ़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, तो पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल टूर हो सकता है. बट आई थिंक अगर ऑलराइट जी, वेस्ट इंडीज की आप कह रहे हैं बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ टीम है जो कि हमें टफ टाइम दे सकती है. आकिब भाई, पाकिस्तान की बैटिंग का मसला अभी भी अपनी जगह कायम है. वैसे तो जब से हमने होश संभाला है तब से ही कायम है. खुद कोच मान रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर कतई काबिल एतबार नहीं है. क्या हाल है इसका? क्या बैटिंग ऑर्डर बदला जाए, या फिर खिलाड़ी बदलने की ज़रूरत है, या फिर सिस्टम बदलने की ज़रूरत है? ये तो मुझे एक जोक ही लग रहा है कि कप्तान और जो आपके कोच है वो कह रहे हैं कि हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग का मसला है. तो जब आप एक ऐसे प्लेयर को, फ़खर ज़मान जैसे प्लेयर को 5 नंबर पे खिलाएंगे तो फिर मसला ही होगा मिडिल ऑर्डर में. एक बंदा नोन फॉर लाइक एग्रेसिव बैटिंग, यूजिंग द पावर प्ले, ओपनर है, उसको अगर आप मिडिल ऑर्डर में लाएंगे 5 नंबर के ऊपर तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, मैं तो यही कहूँगा. और दूसरी चीज़ ये है कि अगेन I'm so sad कि हमारी क्रिकेट जा किधर रही है. क्रिकेट जो मॉडर्न क्रिकेट है उसमें आपकी एक फिटनेस है, आपकी एक इनोवेशंस हैं, आपकी स्किल्स हैं, और हमने सबको कंप्रोमाइज किया हुआ है. अब शर्जील और ये जो इंग्लैंड के ऊपर इन्होंने जो एक तमाशा लगाया कि 4 ओपनर्स ले गए, और फिर आपने क्या किया कि आपको ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर में फ़खर ज़मान को 5 नंबर पे खिलाने पे आप मजबूर हुए. ऑलराइट जनाब, थैंक यू. आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद थे. खौफनाक किस्म के विजुअल्स हमारे पास आ रहे हैं. अपेरेंटली इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कोई ज़बरदस्त किस्म की तबाही मचाने वाली है. एक्चुअली मूसलाधार बारिश हो रही है, जो के साथ साथ हम आपको विजुअल्स भी दिखाएंगे. एंड दिस इज़ मेनली इन सेक्टर E11 एंड D12. और इतनी बारिश है कि गाड़ियां जो है वो बह गई हैं. मतलब ये ऑलमोस्ट वो सिचुएशन है जो लास्ट ईयर कराची में थी. और ज़ाहिर है तब यही मुतालबात थे कि सिंध हुकूमत मुस्ताफ़ी हो, लेकिन इस्लामाबाद के ये हाल है. बाय द वे दुनिया के और भी बड़े तरक्की याफ्ता शहरों से ये खबरें सामने आ रही हैं और मनाजर आजकल सामने आ रहे हैं जहां तकरीबन कमोबेश यही सूरत हाल है. यूरोप तो ऑलमोस्ट यही एग्जैक्टली. लंदन की कुछ दिन पहले यही सूरत हाल थी. E11 और D12 में जो रिहायशी हैं उनका ये कहना है कि बहुत सी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हुई है इन सेक्टर्स में, जिसकी वजह से नाले जो हैं, जहां से पहले बरसाती नाले पानी बह जाया करता था, अब वो ब्लॉक हो गए हैं. और कराची में भी आपको पता है यही एग्जैक्ट इशू था. तजावुजात थे नालों के ऊपर, पानी के जाने की जगह नहीं थी, जिसकी वजह से यही होता है. तो दिस इज़ पाकिस्तान, दिस इज़ इस्लामाबाद. और साथ ही हम आपको बता दें, जिस तरह हम बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये हालात हैं. चाइना के भी बाय द वे बहुत अनकंडोलेंसेस टू द पीपल जिनकी गाड़ियां, आपको पता है कि इंसान बड़ी मेहनत से गाड़ी खरीदता है, जिसके पास एक ही गाड़ी है और उसकी गाड़ी का बाद में ये हशर हो. तो वैसे आपकी गाड़ी के साथ सॉर्ट ऑफ यही हुआ था लास्ट ईयर. इतना बुरा हाल नहीं हुआ था, लेकिन पानी भर गया था. बह के चल नहीं गई थी, लेकिन पूरी गाड़ी पानी से भर तो गई थी. बट ये गाड़ी और ये चीज़ें ऑफ कोर्स ये नुकसान तो है, बट दिस सिचुएशन इज़ मच बिगर देन दैट. जहाँ आपकी कंस्ट्रक्शन इस किस्म की हुई हो, जहाँ करोड़ों रुपए के घर खरीद रहे हो और वहाँ आपने ये चेक ना किया हो, बिकॉज एक अजम्पशन होती है ना कि जी जो एरियाज डेवलप्ड हैं वहाँ नाले शाले सब कुछ काम कर रहे होंगे. यू डोंट एवर इमेजिन कि वहाँ कितनी इलीगल कंस्ट्रक्शंस और इस किस्म की चीज़ें हुई होंगी कि हमें ये चीज़ें सामना करना पड़ेगा. जो इस्लामाबाद के लिए बारिश कोई नया फिनोमेना तो है नहीं, ना कोई साल में 1-2 दफ़ा की बात है. ये नारा लई के मनाज़िर हैं बाय द वे फ्रॉम रावलपिंडी, जो कि इज़ नोन टू ओवरफ्लो जब इस किस्म की बारिशें होती हैं. और हर बार इस पे काम भी होता है एक्चुअली, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़.
You know, my heart goes out to the people जिनकी गाड़ियाँ इस तरह पानी में बह रही थी, तबाह हो जाती है। आपकी लाखों की ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है। Is everybody doing? और आप लोग हमें मज़ीद वीडियोस जो है वो भेज रहे हैं फ्रॉम इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एंड येस वी डू रियलाइज़ कि सिचुएशन वहाँ काफ़ी बैड है। एज़ वी स्पीक बारिश हो रही है वहाँ, और बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है एक्चुअली, सो वील बी टॉकिंग अबाउट दैट एज़ वेल। और जल्दी से आपको रिमाइंडर दे दें, क्योंकि हर दफ़ा जब बारिश होती है ना, मैं तो एटलीस्ट खुद भूल जाता हूँ, बेल नहीं बजानी है आपने। जब भी आप घर पहुँचें, किसी के घर जाएं, अपने घर जाएं, आप घंटी ना बजाइएगा, क्योंकि पिछली दफ़ा ही बारिश हो रही थी और हल्की बारिश थी और मैंने घंटी बजाई तो एकदम मुझे ज़ोर का झटका लगा। और ये जो बारिश हो रही है ना इस वक्त इस्लामाबाद में, तो आप वैसे तो निकल नहीं सकते, लेकिन ऑल्सो स्टे अवे फ्रॉम पोल्स, दरख्त, मतलब जस्ट स्टे होम आई वुड से, क्योंकि ये अगर आप वीडियोस देख भी रहे हैं सोशल मीडिया पर, हमने भी दिखाई है कि इट्स बैड, ये बिल्कुल कोई आम बारिश नहीं लग रही। और नोइंग के वहाँ काफ़ी बारिशें होती हैं और पानी निकल भी जाता है, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक, ये कुछ और ही सिचुएशन चल रही है। दुनिया जो है वो पूरे टूर्नामेंट में एक भी सेट नहीं हारी, और इसी से याद आया कि माहूर शहजाद जो हैं, शी डिड वेल, शी फॉट वेल यस्टरडे। सो इंशाअल्लाह अगर हमारे सिस्टम की सपोर्ट हो हमारे एथलीट्स और हमारे खिलाड़ियों को, तो वो दिन दूर नहीं जब हम दोबारा से, मतलब हम आई रिइटरेट, दोबारा से मेडल्स लाना शुरू कर देंगे। हाँ, बिकॉज वी वर देयर इन द पास्ट एज वेल। सो लिहाजा माहूर जैसे लोग जो है दे आर पेविंग द वे। अब वो जीती ना जीती दैट्स अनदर पार्ट, वो ओलंपियन बन गई हैं, बड़ा नाम उन्होंने पाकिस्तान का रोशन किया, एंड देन वी हैव द हानियास इन द मेकिंग एज वेल। सो यू नेवर नो, द फ्यूचर इज गुड। अच्छा जी, अब हम कुछ और बातें करते हैं और आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज का ऐलान हो चुका है और हिस्ब रिवायत वफाक में बरसर इक़्तिदार जमात ही आज़ाद कश्मीर कामयाब ठहरी है, और जीत के बाद तहरीक इंसाफ का एतमाद आसमान पर है। मायूसी का शिकार अपोजिशन जमातें बदस्तूर धांधली का शोर मचाने में मसरूफ़ है। हम इस इलेक्शन को मुस्तरद भी करते हैं, इसको कश्मीर के हकूक़ को डाका भी समझते हैं। ये पैसे का वोट है, ये फ्रॉड का वोट है आज़ाद कश्मीर के अंदर। जहां जहां रीकाउंटिंग की दरखास्त दी गई है, क्यों उसको मुस्तरद किया जा रहा है? चोरी पकड़ी जाएगी। ये आज़ाद कश्मीर के अवाम के मैंडेट पे जो डाका डाला गया है, इसको हम मुस्तरद करते हैं। मगर हुकूमती वज़रा की बात करें, अपोजिशन जमातों को नाकामी की वजूहात से मुसलसल आगाह कर रहे हैं। इलेक्शन जीतना है तो बयानिए के साथ क़यादत भी तब्दील करना होगी। ये मौक़िफ़ है हुकूमती वज़रा का, हुकूमती स्पोक्स पर्सन्स का। हुकूमती वज़रा ने वाज़ेह इशारा दे दिया। क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ कहा जा रहा है, कुछ सुनिए। नून लीग और पीपल्स पार्टीज, कोई उनमें रमक भी है पार्टी की, तो उनको चाहिए कि वो बिलावल भुट्टो से और मरियम नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा ले लें। मरियम नवाज शरीफ के बयानिए को कश्मीर के अवाम ने बुरी तरह मुस्तरद कर दिया है। नवाज शरीफ साहब ने का एक ही एजेंडा है, एंटी आर्मी, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी इमरान खान। जो रोना धोना डाला है, मैंने पहले आपको कहा था ये इलेक्शन हारने के बाद ये कहेंगे। मेरी इस रिकॉर्डिंग को आप महफूज रख लें, इंशाअल्लाह 2023 में भी यही कहेंगे कि धांधली हुई है। जब तक ये अपनी सियासत से अपनी गैर पार्लिमानी ज़बान को और गैर ज़िम्मेदाराना ज़बान को नहीं निकालेंगे, इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान में। तो ये स्टेटमेंट्स आपने सुन ली, और इसी बयानिए पर कायम रहकर कामयाबी मुमकिन नहीं। गैर मकबूल होती अपोजिशन जमातों के लिए अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी लाजिम हो चुकी है, और अब देखना यह है कि अगले आम इंतखाबात के लिए अपोजिशन जमातें अपने बयानिए तब्दील करती हैं या नहीं। अच्छा जी, इसी पे हम तज्जिया लेते हैं। सीनियर तज्जिया का सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा आने वाली सियासत कैसी होगी? आज बाय द वे सियालकोट में भी ज़िमनी इंतखाब है, अब इलेक्शन क्या टाइम पर होंगे, उसकी क्या तस्वीर, क्या शक्ल बनती नज़र आ रही है? ऑल्दो इट्स अ लिटिल टू अर्ली, लेकिन आपको पता है हमें बेहतरीन लगता है ये सियासी तज्जिए करना, और क्योंकि एंटरटेनिंग होते हैं ना, हमारी सियासत एंटरटेनिंग है और हमारी गुफ्तगू इसलिए एंटरटेनिंग होती है। में हमारी एंटरटेनमेंट आ गई है। हाँ बिल्कुल, और क्या एंटरटेनमेंट है वैसे। आई फील सैड फॉर अस। वड़ाइच साहब प्लीज बताइएगा कि कश्मीर इंतखाबात के नताइज किसी न किसी हद तक तवक्कुआत के मुताबिक ही हैं। एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा था और हमेशा रिवायत भी यही रही है कि जो जमात मरकज़ में बरसर इख्तिदार होती है वही आज़ाद कश्मीर में जीतती है। उसके बाद अपोजिशन का धांधली का इल्ज़ाम भी हस्ब तवक्को ही हम समझ लें, ऑल्दो वो वीडियोज़ वगैरह भी, एविडेंस भी अपनी तरफ से सोशल मीडिया पर काफ़ी शेयर कर रहे हैं। तो क्या इसके बाद ये तय नहीं हो गया है कि इस्लामाबाद हुकूमत मज़ीद पुरएतमाद हो गई है,
कायम रहेगी और धड़ल्ले से हुकूमत करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और आने वाले इंतखाबात भी वक्त पर ही होंगे और अपोजिशन सिर्फ बातें बनाती रह जाएगी? जी, ये दुरुस्त है कि आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हुए हैं उसके नतायज कोई अचंभे का बायस नहीं, हस्ब तवक्को हुआ है। फेडरल गवर्नमेंट थी तहरीक इंसाफ की, और आम तौर पर जो गिलगित बल्तिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर, इसके इंतखाबात जब होते हैं तो जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसी के मुताबिक लोग वोट देते हैं, क्योंकि फ़ंड्स की, हकूक़ की, वसाइल की सारी तरसील जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होती है। और दूसरा ज़ाहिर है इसके नतीजे में जो ये पीटीआई जीत गई है तो इसके नतीजे में ये भी लगता है कि अब इस्लामाबाद की हुकूमत को पहले भी कोई ख़तरा नहीं था, अब और मजबूत हुई है पहले से हुकूमत, और शायद अगले इंतखाबात से पहले इस हुकूमत को हटाना मुश्किल होगा। हाँ, अलबत्ता सिर्फ एक ही बात है कि कोई ऐसा वाक़या हो जाए, कोई ऐसा हादसा हो जाए। अगर कोई हादसा नहीं होता, कोई वाक़या नहीं होता, तो फिर डेफिनेटली ये गवर्नमेंट अगले इलेक्शन तक बरकरार रहेगी। अच्छा वड़ाई साहब, अभी हम एक साउंड बाइट शेख रशीद का भी सुना रहे थे, तो हुकूमती वुज़रा की जानिब से एक बड़ा वाज़े इशारा ये दिया जाता रहा है कि अपोजिशन जमातें और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून जब तक अपना बयानिया नहीं बदलेगी उन्हें किसी इलेक्शन में कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये बड़ा अब तो नज़र भी आ रहा है और कहा भी जा रहा है। तो अब क्या मुस्लिम लीग नून के लिए ये वक्त आ गया है कि मरीम नवाज़ और उनका बयानिया जो है वो पीछे चला जाए और शहबाज शरीफ मामला संभालें, या फिर दोनों ना हो और कोई और हो? किस तरह देख रहे हैं आप? मुस्लिम लीग नून का जो रिज़ल्ट आया है आज़ाद कश्मीर में वो काफ़ी हैरत का बायस है। जितने बड़े बड़े जलसे मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने किए, जितनी जगहों पर जलसे किए, उसमें लोगों की क्राउड को देखकर अंदाज़ा होता था कि मुस्लिम लीग नून काफ़ी वोट लेगी। लेकिन जो रिज़ल्ट है उससे ऐसे पता चलता है कि लोग मज़ामती बयानिए को सुनने में तो दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन अमली तौर पर मज़ामती बयानिए के हक़ में वोट नहीं उतने देते। वो शायद प्रैक्टिकल बयानिया या जो मुफाहमाना बयानिया है उसके हक़ में वोट देते हैं। और शायद अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम लीग नून भी अपने जो बयानिए का तज़ाद है इसको दूर करे। इतनी देर तक दो बयानिए इकट्ठे चलाना मुश्किल होता है, और ये मुश्किल अब आ गई है। अब पंजाब में भी ये मुश्किल आन पड़ेगी कि दोनों बयानिए नहीं चल सकेंगे। इनको एक बयानिया और जो प्रैक्टिकल बयानिया है उस पे आना चाहिए, और वो प्रैक्टिकल बयानिया तब ही है अगर ये चांस हो कि भाई इस बयानिए के नतीजे में हुकूमत में नून आ सकती है, तभी लोग वोट देंगे। और वो मुफाहमाना बयानिया है। जो मज़ामती बयानिया था उससे आप हुकूमत को इलेक्शन करवाने पर मजबूर कर सकते हैं, उस पर आप बड़े बड़े जलसे तो कर सकते हैं, लेकिन उससे आप इलेक्शन जो है वो जीत नहीं सकते। बिल्कुल वड़ाइद साहब, आपने एक बड़ी अहम बात की है कि दो बयानिए इकट्ठे जो बिल्कुल ही एक दूसरे के मुतजाद हैं, इकट्ठे इतनी देर तक नहीं चल सकते। देयर हैज़ टू बी अ क्लैरिटी, वोटर सपोर्टर के लिए भी और क़यादत के लिए भी, आवाम के लिए भी। वड़ाइद साहब, पाकिस्तान की सियासत में आपको पता है सबको चल ही रहा है, लेकिन कश्मीर के मामलात अब भी दिलचस्प मरहले में ही हैं। अभी तहरीक इंसाफ को वज़ीर आज़म भी मुंतखब करना है, तो कौन सा उम्मीदवार आपको ये जो दौड़ है इसमें आगे नज़र आता है? इसमें कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल नाम भी हैं, कहीं पंजाब की तरह इमरान खान साहब भी कश्मीर में कोई सरप्राइज़ देने वाले हैं, या फिर मोर और लेस फैसला हो गया है आपकी इत्तलात के मुताबिक? आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म है उसका मरहला अब आ रहा है, और बहुत से लोगों का ख्याल है कि इमरान खान सरप्राइज़ देंगे। लेकिन और वो जिस तरह उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान साहब जैसे बंदे को लाए और पंजाब में बुज़दार साहब को लाए, तो शायद इसी तरह का कोई तीसरा कैंडिडेट लाएंगे, और शायद वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और जो दूसरे कैंडिडेट हैं नून सरदार तनवीर इलियास, इनकी बजाय कोई तीसरा कैंडिडेट ले आएंगे। लेकिन मेरी राय ये है कि अगर ऐसा किया गया तो शायद आज़ाद कश्मीर में ये तजर्बा नाकाम हो जाए, क्योंकि वहाँ बरादरियाँ बड़ी मजबूत है, ग्रुपिंग बड़ी मजबूत है, पार्टियाँ बड़ी मजबूत हैं, और वो थोड़ा सा हवा का झोंका भी चला तो उसके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद हो जाएगी। इसलिए उन्हें जो नॉन लोग हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, अब बोलते तो उन्हें वो चुनना चाहिए, और अगर कोई बड़ी मजबूरी है उन्हें नहीं चुन सकते तो फिर कोई और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वो लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइद साहब। आपने अपनी राय दी है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद को चुनना चाहिए, और अगर बड़ी मजबूरी है
तो फिर किसी और कुछ बड़ी मजबूरी है अगर। और साथ ही वराइद साहब इससे पहले एक बात कर रहे थे, एंड आई एम सॉरी इट्स जस्ट रिंगिंग इन माई ईयर, क्योंकि इसके बारे में हम ज़रा पहले बात भी कर चुके हैं कि मरियम नवाज़ को हमेशा कहा जाता है कि शी इज़ द क्राउड पुलर, और जब वो होंगी तो ऑफकोर्स लाखों का मजमा होगा और बड़े लोग होंगे, बट व्हाट डज इट इवन मीन टू यू? ये तो वही बात होगी, इफ़ यू आर ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया तो इसी बात पे खुशी नहीं होनी चाहिए कि देखो मेरा नाम है, आई एम ट्रेंडिंग। किस वजह से आप ट्रेंड कर रहे हैं? क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छी बातें भी होती हैं और काफ़ी बदनामी भी होती है। तो जस्ट द फैक्ट दैट यू आर ऑन टॉप शुड नॉट मैटर एनीथिंग। अब ये सारे आप क्राउड पुलर हैं, लोग आ रहे हैं, बट आ क्यों रहे हैं? वोट तो दे नहीं रहे। तो यू नो दिस नीड्स टू बी अ लिटिल रीअसेस कि आपका क्राउड पुलर जो आपका मोरा है वो कर क्या रहा है। तो लिहाजा It doesn't make इस पे sense जरा at all. गौर करने की ज़रूरत है। वो जितना क्राउड जलसों में नजर आता था उतना ट्रांसलेट क्यों नहीं हो सका? भी नहीं होता। वोट की सूरत में। और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ये है कि मुबैना तौर पर धांधली की गई है और जानकर हराया गया है। बाज़ जगहों पे वाकई मार्जिन बहुत कम है, लेकिन लेट्स खैर उनका अपना मौक़िफ़ है। अब आगे वो इन इल्ज़ामात को किस तरह साबित करते हैं, इलेक्शन कमीशन में जाके कितने केसेस परसू करते हैं, कितने हल्कों की बात उठाते हैं, टाइम वुड टेल दैट। अभी हम अच्छा नहीं, वो जो आप बात बता रहे थे गुजरांवाला में जो कुत्ता ढूंढा जा रहा है, मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला ना, लेकिन वो स्टोरी क्या है वो तो बताएं लोगों को। नहीं भाई पूरी जो मशीनरी है ना एक पुलिस की, वो एक कुत्ते को ढूंढ रही है। जनाब गुजरांवाला में पुलिस की दौड़ें लग गई और दौड़ें इसलिए लगी किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि कमिश्नर गुजरांवाला जुल्फ़िकार अहमद घुमन साहब का एक पेट कुत्ता था, उसको ढूंढती रही पुलिस। यहाँ तक के रक्षों में लाउड स्पीकर नस्ब करके ऐलानात कराए गए। ये सीरियस बात हो रही है। उसको कॉलिंग थी, उसका नाम लेके उसको बुलाया गया, लोगों को वैसे मैं एक बात बता दूं, जिसका कुत्ता गुम जाता है ना, ये बहुत बड़ी, बहुत ही तकलीफदेह चीज है। हैविंग सेड दैट, ये रक्षे पे ऐलान क्या हो रहे हैं सुने जरा। वैसे अगर हमारी कार्रवाई के दौरान किसी से वो कुत्ता बरामद हुआ तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हज़रात एक जरूरी ऐलान सुने। मोहतरम जनाब कमिश्नर साहब गुजरांवाला का पालतू कुत्ता जिसकी नस्ल जर्मन शेफर्ड है जो कि गुम हो गया है, मेहरबानी फरमाकर वो कमिश्नर रोज पहुंचा रहे। बेसिकली ये ऑलरेडी वार्न कर रहे हैं कि अगर कार्रवाई के दौरान कोई कहीं से कुत्ता मिल गया तो फिर उस बंदे की तो खुशामद ही आएगी। बेसिकली कहा नहीं है, लेकिन ये तौबा तौबा ही हो जाएगा सीन। तो जी वहाँ की वो वाली होगी बिल्कुल। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहाँ पुलिस एहलकार, मतलब डोर टू डोर सर्च हो रहा है, लेकिन कुत्ता नहीं मिला। अब जैसे ही मिलेगा हम उसकी ब्रेकिंग न्यूज देंगे। ठीक है, सरकारी मशीनरी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए थी इस तरह, मगर वाकई उस शख्स के लिए बड़ी अजियत की बात होती है जिसका पालतू कुत्ता, जिससे वो बहुत अटैच है। लेट्स नॉट क्वालिफाई एवरीथिंग बाय सेइंग कि बड़ा ही दिल उनका खराब हो रहा होगा, उनका कुत्ता चला गया। ही इज नॉट द ओनली वन जिनका कुत्ता गुम है। कुत्ते गुम जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दफ्तर से सारा अमला जो है वो ले आए और कुत्ता ढूंढना स्टार्ट हो जाए। तो लिहाजा बार बार हम ये क्वालिफाई नहीं कर सकते कि जी बड़ा ही दिल खराब होता है अगर आपका कुत्ता। ये अपील नहीं है, बिग डील, ये धमकी है कि अगर कहीं से मिल गया ना तो फिर देखना क्या होगा, फिर देखना कि हम क्या करते हैं। ये धमकी थी। अच्छा जी, ओके, ब्रेक भी लेनी है, लेकिन जल्दी से आपको बता दें कि कल ही हमने अपने नाजरीन से 19 साला कोपैमा शहरोज काशिफ की जो K2 सर करने की खबर जो है वो शेयर की थी, और उसी वक्त ही ऑलमोस्ट हुआ था। तो आज हमारे पास उनके फादर से बात भी की थी, बिल्कुल बात भी की थी, एंड बाय द वे ही बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू डू दैट। और अभी हमारे पास ज़बरदस्त खबर ये है कि टेनिस कोर्ट, हमारी टेनिस स्टार इन द मेकिंग है, 10 साला हानिया मिन्हास उनका नाम है, ताजिकिस्तान में एशियन टेनिस फेडरेशन ATF टेनिस चैंपियनशिप का अंडर 14 टाइटल अपने नाम कर लिया है, एंड देयर शी इज द लिटिल गर्ल स्टैंडिंग इन द मिडल विद अ गोल्ड मेडल। हानिया मिन्हास ने हरीफ खिलाड़ी ताजिकिस्तान की नंबर 3 सीडेड अनीसा को स्ट्रेट सेट में 0-6 और 6-1 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया, और पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच ये नहीं हारी हैं। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। अमेजिंग, दिस इज कमेंडेबल। जस्ट 10 years कि उनकी जरा 10 साल की लड़की की जरा कंसंट्रेशन, डेडिकेशन, सैक्रिफाइस, क्योंकि ऑब्वियसली आसान काम नहीं है जो ये कर रही हैं। इट्स अ स्पोर्ट, ये कोई हॉबी शॉबी नहीं है, इट्स अ कम्पिटिटिव स्पोर्ट। किसी और मुल्क में जाके 10 साल की बच्ची का कॉन्फिडेंस चेक करें कि वो जाके खेल रही है विद अपोनेंट्स, एंड शी इज डूइंग ग्रेट।
बहुत ही ज़बरदस्त बात है भाई। ऐसे बच्चों के ना पेरेंट्स से बात करने का मेरा बड़ा दिल चाहता है, बिकॉज़ पेरेंटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, सारा क्रेडिट जो है ना वो वालिदैन को जाता है। और वैसे भी आजकल जो हम किस्से सुन रहे हैं, ये इस्लामाबाद के भी जो किस्से, मतलब सो मच वी आर हियरिंग, पेरेंटिंग को इस तरह अब ना लें कि जी बच्चे हर किसी के पैदा होते हैं और पल ही जाते हैं। नहीं, वो पलने वाली सिचुएशन अब नहीं रही है। अब दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। अब आपको यू हैव टू बी वेरी श्योर एंड अवेयर एंड प्रेजेंट कि आप क्या इस बच्चे को क्या सिखा रहे हैं और किस तरह वो बड़ा हो रहा है। एक इंसान को इंसान बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथों में है। आप अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ ना हो जाएं कि कहीं वो इंसान हैवान बन जाए, जैसे हमने इस्लामाबाद में देखा। बिल्कुल। और ये हानिया जैसे बच्चे ना, जहाँ जहाँ मुल्क में के कोने में बच्चे कुछ अचीव करेंगे तो वो इस प्लेटफॉर्म पे हम ज़रूर उनका जिक्र करेंगे। मौतबा कराची में कोरोना की सूरत हाल अलार्मिंग हो गई है और तकरीबन 100% जो केसेस यहाँ रिपोर्ट हो रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट के ही हैं। अब ज़्यादातर जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट के ही हैं, क्योंकि ये जो चौथी लहर आई है ये डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही आई है। तो ऑब्वियसली ज़्यादातर केसेस वही हैं। आपको एक दफ़ा बता दें कि कराची में कोरोना का फैलाव कंट्रोल से बाहर हो गया है और कोरोना वबा से शदीद मुतासर मरीजों की तादाद अब तक की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुँची है। मुस्बत केसेस की शरह 28%। हमने अभी तक 28%, पिछले साल से अभी तक हमने 28% तक तो बात नहीं गई। लाहौर में थी, जब आपको पता है तीसरी वेव में लाहौर का बहुत बुरा हाल हो, 30th and 28, so this is टेरेबल। निजी अस्पताल में मरीज़ों की गुंजाइश नहीं है मज़ीद और जुज़वी लॉकडाउन का नफाज जनाब लाजमी हो गया है। कल हमने देखा कि 6 बजे मार्केटें बंद कराने की कोशिश हो रही थी, लेकिन ज़्यादा कोशिश थी, कम जगह पे बंद थी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने शाम 6 बजे के बाद शहर में गैर ज़रूरी बाहर निकलने पर पाबंदी का हुक्म भी दे दिया है। सब्जी मंडी में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और मास्क लाजमी करार दिया गया है। कोई मास्क नहीं पहना हुआ था सब्जी मंडी में और तमाम ट्यूशन सेंटर्स भी फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म दिया है। NCOC ने भी पाबंदियों की तौसीक कर दी है और अब ये भी बताया गया है कि वैक्सीनेशन ये भी कहा गया है कि वैक्सीनेशन अब तक मतलूबा टारगेट तक नहीं पहुँचे हैं, जो सर्टनली नाकामी है हमारी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो फिर पाबंदियाँ कम हो जाएंगी। एब्सोल्युटली। सुनिएगा ये अगस्त में हमारा ये था कि हम तकरीबन जो 40% पॉपुलेशन है उसको हम जो वैक्सीन है वो लगा सकें और इस अगस्त तक और एंड ईयर तक हमने 70% लोगों को वैक्सीन जो है वो लगानी थी। लेकिन अभी तक इस टारगेट में हम पीछे हैं। अगर ये 6.5 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाई है, लेकिन इस टारगेट को हमें 10 लाख तक करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा इस वक्त आप देखें कराची में दोबारा क्राइसिस पैदा हो गया है। वहाँ पे आज क्रिटिकल केयर पेशेंट्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। आपको बताएं कि शहर कायद में नई पाबंदियों के इतलाक पर सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है, लेकिन दोबारा पाबंदियों पर कारोबारी तबका मुतमईन नज़र नहीं आ रहा। ताजर बरादरी नई पाबंदियों को मुस्तरद कर रही है, जो कि एक्चुअली हमेशा ही होता है, और इस बार हुकूमत का पाबंदियों पर मुकम्मल अमल दरामद कराना मजीद मुश्किल हमें नज़र आ रहा है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध के रहनुमा जावेद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा बिजनेसमैन कम्युनिटी का मौक़िफ़ लेते हैं। जावेद साहब, कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, सबको परेशान कर रखा है। आई एम श्योर आपके भी इर्द गिर्द जानने वाले को इस वक्त कोरोना के केसेस में मुब्तला होंगे, हमारे तो हो गए हैं। जब भी कोई नई वेव आती है अपने रिश्तेदार दोस्त सभी इसमें मुब्तला हो जाते हैं। फिर मार्केट बाज़ारों में SOPs की परवाह सर्टनली किसी को नहीं है, ये तो हम देख चुके हैं। तो कुछ पाबंदियाँ नहीं लगाई जाएंगी तो और क्या किया जाएगा? कैसे ये ऐसे सब कुछ खुला छोड़ा जा सकता है जब अस्पताल भर चुके हैं, एक मरीज की गुंजाइश नहीं है? देखिए जी, आपने जिस तरीके से ये बात कही है, पाबंदियां लगाई जाएं, लेकिन पाबंदियां इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। हमने सबसे पहले अपने मार्केटों में बैनर आमेज़ा किए, नो मास्क नो एंट्री। उसके बाद वैक्सीनेशन कैंप कायम किए। उसके बाद हमने अपनी खुद और अपने स्टाफ की वैक्सीनेशन की। लेकिन उसके बाद भी वह केसेस बढ़ते हैं, तो उसके अंदर हुकूमत का काम है कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करे। लेकिन हुकूमत उधर तवज्जो नहीं दे रही, लेकिन हर चीज़ बंद करने पर तुली हुई है। ये मामलात इस तरीके से नहीं चलेंगे। कोरोना के साथ हमें ज़िंदा रहना पड़ेगा।
लेकिन हुकूमत के साथ हमने पहले भी SOP के मामले पर मुकम्मल ताउन किया है और आज भी हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत छोटे ताजरों का गला दबाना चाहती है। आप देखें कि 3 जुलाई को रेस्टोरेंट को इजाज़त दी गई और 13 जुलाई को उसे फिर दोबारा बंद कर दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है, ये ज़्यादती है सरासर हमारे साथ। हाँ, बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सिचुएशन है वैसे ये करना क्या है इस बारे में, और ये कोई नई सिचुएशन भी नहीं है बिकॉज वी हैव बीन हियर बिफोर। तो अब ये तो बार बार करके देख लिया गया कि बाज़ारों को जब खोला गया तो कोरोना की एहतियात किसी ने ना की और फिर ये वबा तेज़ी से फैली, वी नो दैट। तो इसलिए खुली छुट्टी देने की बात तो कोई मानेगा नहीं। दरमियानी रास्ता क्या हो सकता है जिसमें कोरोना भी कंट्रोल में रहे और आपका मुनाफा भी चलता रहे? मतलब आप ही बता दें कि क्या आप सजेस्ट करें। इसमें सबसे बेहतर हमारी तजवीज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो, और वैक्सीनेशन का तरीका यह है ग्रेजुअली 60 साल, 50 साल और 40 साल और उससे नीचे 30 साल और 20 साल तक के लिए उनकी सिमें ब्लॉक की जाएं, कि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन की जाए। और उसके अलावा जिस तरीके से पोलियो के कतरे घर घर जाकर पिलाए जा रहे हैं, इसी तरीके से वहाँ घर घर डोर टू डोर जाएं टीमें और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करें। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ भी हुकूमत हमसे झूठ बोल रही है। इनके पास वैक्सीनेशन इतनी है ही नहीं, और उसके लिए पहले आप देखें शुरू में इन्होंने 3 हफ्ते का सेकंड डोज का फार्मूला दिया, उसके बाद इन्होंने 6 हफ्ते की और अब 8 हफ्ते की बातें की जा रही है। इस तरीके से मुल्क नहीं चलते जिस तरीके से सिंध हुकूमत चलाना चाह रही है। हमने ताउन पहले भी किया, आज भी हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत इस पे हमारे साथ छोटे ताजरों के साथ ताउन करे। जावेद कुरैशी साहब, शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। ताजरों की मुश्किल परेशानी भी ये नहीं हम कहते कि नाजायज़ है, बिल्कुल सर्टनली कारोबार है, ज़िंदगी भी चलना चाहिए, आपकी भी फैमिलीज़ हैं, लेकिन कोई बैलेंस क्रिएट रखना पड़ता है। आप कहते हैं ताजर कोऑपरेट करते हैं, कहाँ का ताउन? आप, मैं कहता हूँ जोड़िया बाज़ार, ज़ैनब मार्केट, बोरी बाज़ार छोड़ दें ये सारा। आप क्लिफ्टन के शॉपिंग सेंटर्स में चले जाएं, कपड़े वाले, ये आशियाना और ये गल्फ और ये सारे ये जो ख़वातीन के कपड़ों के कपड़ों जहाँ मिलते हैं, मंडी में आप एक एग्जांपल सब्जी मंडी का ले लें, जहाँ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर आप जा नहीं सकते, वहाँ आप बिजनेस नहीं कर सकते। वहाँ तो बिजनेसमैन खुद जो हैं वो विदाउट एनी सर्टिफिकेट, अभी ताजिर ही है ना, विदाउट एनी सर्टिफिकेट, विदाउट एनी मास्क, कुछ भी नहीं है, वो कर रहे हैं। तो आपने, तो अभी हमने जो बात की है आपसे, आपने अपनी साइड ऑफ द डील जो होती है वो पूरी नहीं की, और फिर ये कहना कि जी हुकूमत झूठ बोल रही है और हुकूमत के पास तो इतनी वैक्सीनेशन है, वो बात की बात है। व्हाट डिड यू डू? अच्छा सर, आप व्यापारियों को क्या कहना है? की वजह से तो ये चीज फैल रही है, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। आज तक हमने मंडी में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा, और हमारे सामने सबसे ज़्यादा इस किस्म का बंदा मंडी में आना चाहिए, क्योंकि कराची की कोई ऐसी गली नहीं है जो यहाँ बंदा ना आ सके। अभी तक तो कोई ऐसा नहीं आया जिससे कोई मकसद है कि मास्क का बोला हो या बीमारी का बोला हो। बाकी ये अपनी एहतियात तो अच्छी है कि आदमी खुद करे। कोई भी नहीं आया, कोई ना टीम आया है, ना किसी ने पूछा है, हाँ ना कोई किसी ने शहर में ना इधर मंडी में कोई ना मास्क का पूछा है, ना वैक्सीन का पूछा है, किसी चीज़ का नहीं पूछा है। अब इन लोगों को पता ही नहीं है, इनके पास कोई आया ही नहीं है। इनका टीवी से एक्सेस भी आप ना एक्सपेक्ट करें कि बहुत ज़्यादा होगा, रेडियो, टीवी, अखबारात से भी नहीं होगा। आपको इन जगहों पे जाके जहाँ पे आवाम का इतना इन्फ्लक्स है, थोड़ी सी कैंपेन भी चलानी चाहिए, थोड़ा सा बताना भी चाहिए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, और हम ताजर बिरादरी को क्या कहें, ये हम ही लोग हैं ना, हम एज होल शहरी ही हैं ना, हमारे खुद अपने दोस्त रिश्तेदार ये सब कारोबार करते हैं, तो सबको, हम सबको मिलकर इस वबा को ख़त्म करना है। तो प्लीज़ लेट्स जस्ट डू इट टुगेदर। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन। बहुत कम टाइम है, लेकिन जल्दी से आपको बता दें कि साइबर हमलों और ऑनलाइन सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र वफाकी काबीना ने पाकिस्तान की पहली नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी है, और पॉलिसी का अव्वलीन मकसद शहरियों, सरकारी और निजी इदारों के ऑनलाइन डेटा और मालूमात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। और वजारत IT की तैयार करदा पॉलिसी के तहत कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम भी बनाई जाएगी। और साथ ही IT इंडस्ट्री से बड़ी खुशखबरी ये है कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान की IT बरामदात $2 अरब से भी बढ़ गई।
So that's Which is a great news. वफाक की वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हक साहब बताइएगा, बड़ी अच्छी खबर आई है इन हालात में, पाकिस्तान ने पहली साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी भी मंजूर कर ली है। इस पॉलिसी के सबसे पहले तो हमें अहम निकात से आगाह करें और इसके फ़वाइद क्या होंगे। कैबिनेट ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है और ये तकरीबन पिछले 2-3 सालों से इस पर काम जारी व सारी था और बिल आखिर जिसे कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने तमाम स्टेक होल्डर को अब एतमाद में लिया। एतमाद में लेने के बाद ये तमाम चीज़ें वेबसाइट पे डाली है। वेबसाइट पे डालने के बाद जो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जिन लोगों ने भी इसका इंटरेक्ट किया उनकी सजेशन को भी इसमें शामिल किया गया है और उसके बाद फिर इसको कैबिनेट से अप्रूव कराया गया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि पाकिस्तान के तमाम सरकारी, निम सरकारी और प्राइवेट इदारों के जिसे कहते हैं कि डाटा को सेफ और सिक्योर करना सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी है और सबसे बढ़कर क्या है कि पाकिस्तान के साइबर स्पेस को सेफ और सिक्योर रखना है। और इसमें हमने 3 चीज़ें रखी हुई है। नंबर 1 हमने क्या रखा हुआ है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको प्रोटेक्ट करना, गवर्नमेंट की जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सेव करना और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को हर सूरत में इन साइबर अटैक से सेफ रखना है। और इसमें हमने ये साथ साथ क्या किया। बहुत शुक्रिया आपका अमीनुल हक साहब। आई होप कि जिस तरह भारत ने आपको बताया पेगासस के थ्रू हमले करने की कोशिश की थी उसको भी टैकल किया जाएगा। And we are left with no time, so we'll see you tomorrow, inshallah. Stay safe, wear a mask.